मैं खाड़े सर बोल रहा नमस्ते। हूँ। नमस्ते सर। आज हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन गुड करेंगे। मॉर्निंग सर। हाँ, बस नमस्ते सर। आपको जरूरत नहीं बोलने की। आज हम भूगोल विषय की पढ़ाई करेंगे। चौथा पाठ है बाह्य प्रक्रिया भाग 2। अभी इस पाठ में, इसके पहले वाला जो पाठ है इसमें भी क्षरण अपक्षरण का जो कार्य है या उससे जो गुरुए बनते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। अभी इस पाठ में खनन अपक्षय के कारण भूपटल में निरंतर परिवर्तन होते हैं। अपक्षरण यानी खनन, निक्षेपण, चट्टानों का कारक द्वारा होने वाला परिवर्तन, नदी, हिमनदी, पवन, सागर की लहरें, ये कारक अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। इन कारकों के कारण भूपटल पर निरंतर परिवर्तन होते हैं और नए नए ग्रुप तैयार होते हैं। इस पाठ में से कुछ ग्रुपों की जानकारी हमें यहाँ प्राप्त करेंगे। ग्रुप जो है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ, ग्रुपें कौन कौन सी है देखो बच्चों, जैसे कि नदी, हिमानी, पवन और सागर की लहरें। इनका असर क्षरण अपक्षरण या खनन संचयन कार्य में होता है और नए नए ग्रुप तैयार होते हैं। इसमें देखिए, नदी है, आपकी आवाज नहीं आ रही। पवन है। नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा आपका? सर बार बार बीच में क्यों बोल रहे हैं माइक चालू करके? सागर की लहरें है और पवन, ये सब नदी का कार्य और भूस्वरूप। नदी का इनसे जो भूस्वरूप तैयार होती है वो कौन कौन सी होती है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए बच्चों, पहले तो नदी है, नदी का कार्य और नदी का खनन कार्य, नदी का वहन और निक्षेपण कार्य, ये पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले तो हम लोग को यह समझना है कि नदी यानी क्या, किसे कहते हैं नदी। नदी यानी क्या, नदी किसे कहते हैं? पहले तो हम लोग यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है नदी का कार्य और भूस्वरूप कि नदी किसे कहते हैं, तो उसके ऊपर जो आंसर करेंगे हम लोग, जिससे मालूम पड़ेगा। जैसे कि सारिणी यानी छोटा सा झरना होता है, उसके बाद नहर, जो अनेक सारणी एक होकर बहे तो वो नहर बन जाता है, और ऐसे अनेक नहर एक होकर बड़ा नाला बनता है। नाला तो आपको पता होगा, यहाँ पर मुंबई में बहुत सारे नाले हैं और ऐसे अनेक नाले बनकर एक बड़ी नदी तैयार होती है ना। तो नदी की यहाँ पर नाले से नदी तैयार होती है। हाँ, बहुत सारे नाले से नाले नदी तैयार। एक होकर, हाँ, बहुत सारे नाले एक होंगे तो पानी का जल प्रवाह बढ़ेगा, है ना, तो बड़ी नदी तैयार बनती है। पहले तो सारिणी है, छोटा सा झरना होता है, उसके बाद अनेक सारिणी, सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अनेक सारिणी एक होती है तो उससे नहर बनता है, और ऐसे अनेक नहर जब एक होते हैं तो उससे नाला बनता है। अनेक नालों से नदी तैयार होती है। नदी यानी नदी का पानी का बड़ा जल प्रवाह। हमारे भारत देश में आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। यस सर।
यस सर। करने की जरूरत नहीं है। यस सर। हमारे यस सर सर। पेज नंबर कौन सा है? यस सर। यस सर। हमारे भारत देश में नदियों का बहुत सारे जल प्रवाह है, बहुत सारी नदियां बहती है। तो हमारे भारत देश में सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है। गंगा नदी पर बहुत सारे ऐसे भूस्वरूप बने हुए हैं जो अभी हम लोग उसकी जानकारी लेने वाले हैं। और हमारे जो महाराष्ट्र राज्य है, इस राज्यों में सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है, जिसका उद्गम त्रिभुवनेश्वर में होता है ना। तो पहले हम लोग नदी की व्याख्या यहाँ पर जानेंगे। नदी यानी क्या, या नदी किसे कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है और स्वयं अपना मार्ग बनाता है। इस जल प्रवाह कहते हैं। ऐसे अन्य जल प्रवाह एकत्रित आने पर नदी की निर्मित होती है। ठीक है। नदी यानी क्या कि नदी प्रकृति द्वारा विकसित एवं लगातार परिमार्जित मार्ग पर बहते पानी को अविरल धारा ही नदी है। बरसात उसे जन्म देती है। सर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 30 है। सर आपकी आवाज जोर से नहीं आ रही है। अरे में पेज नंबर बड़ी नदी गंगा नदी जो है ये इस प्रकार है। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे नदी का खनन कार्य। बच्चों, मैं आप लोगों को एक अभी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। वो हो सकता है मराठी में हो, यूट्यूब से मैंने लिया है तो समझ लो। ठीक है। सर ये तो मराठी का वीडियो है। हाँ समझ लो, मैं बाद में समझा दूंगा। सुनना नहीं दे रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर वीडियो का आवाज नहीं आ रहा। सर वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है। अरे शांत। हेलो बच्चों, भू प्रदेश की ढलान, चट्टान का प्रकार, नदी से बहने वाले पानी की मात्रा और गति, प्रवाह की लंबाई, नदी की जलोढ़ मिट्टी की मात्रा आदि घटकों पर नदी का खनन, वहन और निक्षेपण कार्य निर्भर होता है। नदी का उद्गम समुद्र सतह से अति ऊंचाई पर होता है। वहाँ नदी तेज गति से बहती है, अतः उसकी क्षरण करने की शक्ति अधिक होती है। नदी के तेज प्रवाह के कारण तथा उसकी रेत, पत्थर, कंकड़ इनके कारण उसी प्रकार उससे आकार मिलने वाले उपप्रवाहों के कारण
नदी की सतह और किनारों का खनन होता है। परिणामतः गंभीर खड्ड, जो घड़ई बोल रहे थे, तुम लोगों ने सुना होगा, वो वी आकार की घाटी बनती है। जलप्रपात इस प्रकार के भूरूपे तैयार होती है। आवाज ना रही है। जिस प्रकार के भूरूपे तैयार होती है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो बच्चों नेट का प्रॉब्लम होगा। मेरे यहाँ पे तो नेट फुल है सर। तो जो भूरूपे तैयार होती है, अभी उनकी जानकारी हम लोग एक एक करके लेंगे। नदी का खनन कार्य और उनकी तैयार होने वाले भूरूपे। पहला है गंभीर खड्ड यानी घड़ई, जो मराठी में तुम लोगों ने सुना होगा वो। तो गंभीर खड्ड नदी के तीव्र खनन कार्य से नदी तट, नदी का तल कंकड़ की वजह से गहरा हो जाता है। नदी के दोनों तट तीव्र ढलान के बन जाते हैं और उससे गंभीर खड्ड तैयार होता है। एक गंभीर खड्ड इस प्रकार बनता है। नदी के तीव्र खनन कार्य से नदी तट या नदी का तल कंकड़ की वजह से गहरा हो जाता है। नदी के दोनों तट तीव्र ढलान के बन जाते हैं, उसे गंभीर खड्ड कहा जाता है। नदी का खनन कार्य, उसमें गंभीर खड्ड, ये भूस्वरूप हम लोगों ने देखा। ठीक है। इसके बाद है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी नदी के तेज बहाव के कारण नदी के तेज बहाव के कारण तथा उसकी रेत, पत्थर, कंकड़, इनके कारण नदी की सतह और किनारों का खनन होता है। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। इंग्लिश वी आकार प्राप्त होता है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। सर एकदम क्लियर आप लोग अपना म्यूट बंद करो तो आवाज आएगी। बीच में मेरा भी बंद हो जाता है। वी आकार की घाटी नदी के, सुनो वापस से, नहीं सुना होगा तो। वी आकार की घाटी, जो आप लोग बच्चों चित्र देख रहे हैं, पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, वे वी आकार की घाटी है। वी आकार की घाटी किस प्रकार तैयार होती है? देखो, नदी के तेज बहाव के कारण तथा उसकी रेत, पत्थर, कंकड़, इनके कारण नदी की सतह और किनारों का खनन होता है और इंग्लिश वी आकार प्राप्त होता है। वो इस प्रकार। इसी प्रकार यू आकार की घाटी भी बनती है। वो चित्र देख लीजिए, वो भी इसी प्रकार का खनन कार्य होता है, जिससे ये भूस्वरूप तैयार होता है। यू आकार की घाटी, ये देखिए, ये यू आकार की घाटी है। तो बच्चों इसी प्रकार नदी के, क्योंकि हमारे भारत देश में, भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो दुनिया में सबसे ऊंचाई, मतलब सबसे ऊंची है समुद्र तल से। वहां से बहने वाली नदियां जो है से बहती है, इस प्रकार के भूरूपे तैयार होते हैं। वहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला से जो नदी, जिन नदियों का उद्गम होता है या हुआ है, वो जो नदियां है वो बार है, क्योंकि बारमाही नदियां हैं। बारमाही नदियां क्यों है? क्योंकि 4 महीने बारिश का पानी होता है, बरसात होती है, वहां पर वर्षा का पानी, उससे वो नदियां बहती रहती हैं। और बाकी महीनों में इन नदियों में, जैसे कि मई महीने में इन नदियों को बाढ़ आती है। तो आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये शीत ऋतु में वहां पर बर्फ गिरता है और बर्फ के बड़े बड़े चट्टान बनते हैं, इसलिए मई महीने में भी
ये नदियों को ज्यादा मतलब जितनी तेजी से धूप रहेगी वहां पर तो और नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो इस प्रकार ये जो नदियां हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की जिनका उद्गम हुआ है ये नदियां है। जो स्रोत है यानी नदियां हैं वो 6 माही होती है। जैसे कि जो महाराष्ट्र का ये जो है किनारा, सॉरी, भारत देश का पश्चिम किनारा है, पूर्व किनारा है, ये इन किनारों पर बारिश होती है तो ये 5 या 6 महीने ही बहती रहती है, बाद में मई में वो पानी नहीं रहता है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं भूस्वरूप नदी का खनन कार्य और भूस्वरूप होने वाले तैयार होने वाले भूस्वरूप इनके बारे में जानकारी देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा गंभीर खड्ड, उसके बाद वी आकार की घाटी, इसके बाद हम लोग देखेंगे जलप्रपात। जलप्रपात किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? जलप्रपात यानी जहां पर ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। पहाड़ी एरिया जो है, पर्वत श्रेणियां जो है वहां पर इस प्रकार के जलप्रपात देखने को मिलते हैं। हमारे भारत में जैसे कि कोकण, महाराष्ट्र में कोकण हुआ, कोकण भाग में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहां पर ये जलप्रपात हम लोग देखने को मिलते हैं। ये एक भूस्वरूप है। इस प्रकार के हम लोग देख सकते हैं, जितनी ज्यादा ऊंचाई रहेगी उतना बड़ा वो जलप्रपात होगा। जैसे कि जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, इंडोनेशिया ये जो देश है यहाँ पर नायगरा करके दुनिया में सबसे बड़ा जलप्रपात है। वहाँ उसके पहले ही उसके ऊपर 7 नदियों का मिलन है, उससे वो नायगरा जलप्रपात बना है। इतना बड़ा नायगरा जलप्रपात। ये भूस्वरूप है जो हम लोग जानकारी देख रहे हैं। इसके बाद है कुंभगर्त। कुंभगर्त ये भी भूस्वरूप का एक प्रकार है। कुंभगर्त कैसे तैयार होती है देखो। कुंभगर्त यानी बहते पानी में से किसी जगह पानी चक्राकार गति से घूमता है, गोल गोल घूमता है, वहां पर कुछ छिद्र तैयार होते हैं। पानी जो गोल गोल घूमता है तो अपने साथ तो काप रहती है, थोड़ी मिट्टी, काप की मिट्टी या फिर कंकड़ होते हैं, इनके कारण चट्टानों पर ऐसा घिस घिस के ऐसा गोल कुंभगर्त, ऐसा गोल ऐसा खड्डा बन जाता है वहां पर, उसे हम लोग कुंभगर्त कहते हैं। तो ये भी एक भूस्वरूप है। जितना पानी की गति रहेगी इतना तेजी से पानी बहेगा, उतना मतलब गहरा वो कुंभगर्त बन जाता है वहां पर। ठीक है, इसके बाद भूस्वरूप हम लोग देखेंगे। भूस्वरूप में 5वां प्रकार आता है, उसमें गुफित गिरिपाद। गुफित गिरिपाद यानी कुंभगर्त जो इसके पहले हम लोगों ने देखा उसी का एक ये प्रकार है। नदी प्रवाह के दोनों बाजुओं में पहाड़ की श्रृंखलाएं हो तो गुफित गिरिपाद तैयार होता है। जैसे वी आकार की घाटी हम लोगों ने देखी, लेकिन ये गुफित गिरिपाद यानी एक पहाड़ आगे एक पहाड़ पीछे, इस प्रकार का वो गुफित गिरिपाद होता है। जैसे हमारी उंगलियां होती है, उंगलियां एक साथ जोड़ दिया जाए तो मतलब बीच में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, उसी प्रकार एक गुफित गिरिपाद होता है। बच्चों इस प्रकार के ये जो भूस्वरूप हम लोगों ने देखे, 5 भूस्वरूप खनन कार्य से जो बने, ये देखे हम लोगों ने। ये 5 भूस्वरूप जो है ये हमारे देश में बहुत सारे पाए जाते हैं। खास करके वी आकार की घाटियां, जलप्रपात हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है। ये हम लोग देख सकते हैं वैसे, क्योंकि वहाँ की नदियां जो है ये 12माही नदियां है, इसके कारण। इसके बाद हम लोग नदी का वहन और निक्षेपण कार्य ये देखेंगे। नदी का वहन और निक्षेपण कार्य
इससे भी जो भूरूप बने हैं उसके बारे में जानकारी देखेंगे। नदी का वहन और कार्य। एक एक कर रहा हूँ मैं। हाँ, नदी का वहन और निक्षेपण कार्य, इससे भी बहुत सारे भू स्वरूप बनते हैं। तो इसको हम लोग पहले समझ लेंगे, नदी का वहन और निक्षेपण कार्य किस प्रकार होता है। नदी पर्वतीय प्रदेश से कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है। पर्वत तलहटी ढलान में बदलाव के कारण इस स्थान पर नदी में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। त्रिभुजाकार क्षेत्र डेल्टा में होने वाले इस निक्षेपण से पंखाकृति मैदान भी तैयार होते हैं। मंद ढलानों के कारण नदी की गति कम होती है और नदी की वहन क्षमता कम होने से वह मंद गति से बहने लगती है। छोटे छोटे पोटों से भी मुड़ते हुए नदी का प्रवाह आगे जाता है। समुद्र के पास पहुंचने तक पाट अधिक चौड़ा होता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। नदी की जलोढ़ मिट्टी उसके पात्र में और किनारे प्रदेशों में संचित होती है। नदी में स्थित जलोढ़ के संचयन के लिए नदी की लंबाई, जल की मात्रा, नदी के जलोढ़ की मात्रा और भूपटल एवं नदी ढलान आदि घटक आवश्यक होते हैं। इस प्रकार जलोढ़ का संचय होने से नदी पात्र के आसपास बाढ़ तट, बाढ़ मैदान, त्रिभुज यानी डेल्टा प्रदेश इत्यादि भू स्वरूप तैयार होते हैं। तो भू स्वरूप कौन कौन से बनते हैं वो देखेंगे हम लोग। नदी के सर्पाकार मोड, नदी के सर्पाकार मोड किस प्रकार बनती है देखो, हम लोग फोटो भी देखेंगे इसमें। नदी प्रवाह में पहले चित्र में भेजता हूँ तो समझ देता हूँ। नदी के सर्पाकार मोड़ है। नदी प्रवाह में कठिन चट्टान आया तो नदी अपना मार्ग बदल देती है और जहाँ ढलान मिले वहाँ नदी प्रवाह बन जाता है। ये जो सर्पाकार मोड़ है ये भूरूप तैयार होता है यहाँ पर। इसके कारण जैसे कि नदी के बीच में ही कोई कठिन पत्थर चट्टान आया तो नदी अपना मार्ग बदल देती है, साइड से वो शुरू आगे जाती है और जो जगह छोड़ी मतलब जो आगे का जो भाग है वहां पर झील तैयार होता है, वो भी एक भू स्वरूप है। ये नदी के सर्पाकार मोड़ अभी हम लोग जो देख रहे हैं। नदी प्रवाह में कठिन चट्टान आया तो नदी अपना मार्ग बदल देती है और जहाँ ढलान मिले वहाँ मार्ग नदी प्रवाह बन जाता है। इस प्रकार हम लोग सर्पाकार मोड़ हम ये भू स्वरूप को कहेंगे। नदी का वहन और निक्षेपण कार्य चल रहे भू स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद है नालाकृति झील। नालाकृति झील ये जो है नालाकृति झील, इसी प्रकार नदी के बीच में इस प्रकार चट्टान आना, नदी का रुख बदल जाना, लेकिन जो इस प्रकार झील बनता है। नदी का मार्ग बदल जाना, जहाँ से कट हुआ है वहां पर वैसे छोड़ देना, फिर आगे से जो साइड का जो कट हुआ भाग होता है ये नालाकृति झील बन जाता है, ऐसा त्रिकोणीय चौक वाला। तो ये इस प्रकार झील बनता है।
नदी प्रवाह में कठिन चट्टान आने पर नदी का मार्ग बदल जाता है, लेकिन नदी प्रवाह जहाँ कट हुआ है उसके आगे वाला भाग है जो नालाकृति झील बन जाता है। ये इस प्रकार नालाकृति झील ये भी एक दूसरा है। इसके बाद बाढ़ तट किस प्रकार बनता है देखो। काप के नियमित निक्षेपण के कारण नदी के दोनों तट पर ऊंचाई आ जाते हैं, उसे बाढ़ तट कहा जाता है। बाढ़ तट का मैं फोटो दिखा रहा हूँ। बाढ़ तट कैसे बनता है। काप के नियमित निक्षेपण के कारण नदी के दोनों तट पर ऊंचाई आ जाती है, उसे बाढ़ तट कहा जाता है। बाढ़ के मैदान जो अब ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसके बाजू में बाढ़ के मैदान बने हुए वैसे ही है। बाढ़ जैसे कि बाढ़ नदी को ज्यादा बाढ़ आने के कारण पानी जो है प्रवाह क्षेत्र से बाहर चला जाता है, लेकिन खाली पानी ही बाहर नहीं जाता है बच्चों। पानी अपने साथ काप कंकड़ अपने साथ लेकर चलता है, तो इसलिए जब अपने प्रवाह तक आने तक वो बाहर ही छोड़ जाता है। इससे क्या मैदान का स्वरूप बन जाता है। बाढ़ के कारण नदी का पानी नदी पात्र से छोड़कर बाहर चला जाना, काप का वहां पर संचय हो जाना और इस प्रकार बाढ़ के मैदान तैयार होते हैं। ये भी एक भू स्वरूप है बाढ़ के मैदान। इसके बाद पंखाकृति मैदान जब तीव्र ढलान से जल प्रवाह बहता है तो उसकी गति तेज होती है। जहाँ पर ढलान कम हो जाता है वहां पर जल प्रवाह अपने साथ लाई गई मिट्टी कंकड़ वहां छोड़ देता है, वहां पर पंखाकृति मैदान भूरूप तैयार होता है। बच्चे जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो जल स्रोत है यानी जो नदियां उद्गम हुई है वहां से वो नदियां बारमाही होती है और वो समुद्र तल से हिमालय पर्वत श्रृंखला बहुत ऊंचाई है, वो बहुत ऊंचाई है उसकी। वहां पर जिन जिन नदियों का उद्गम हुआ है जैसे ऊंचाई खत्म होती है वहां पर मैदानी प्रदेश पूरा आता है। जैसे गंगा का किनारा पूरा वो मैदानी प्रदेश है। जैसे नीचे आता है उत्तर प्रदेश राज्य, बाकी के राज्य आते हैं कि वहां पर मैदानी प्रदेश है। लेकिन वो मैदान क्यों बने, कैसे बने हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है खनन कार्य की ये निरंतर चालू रहती है, सालों लगते हैं उसको इस प्रकार बनने के लिए। नदी का जो मैदानी भाग है गंगा नदी का ये वही है, मतलब पहले ऐसा नहीं होगा। ये गंगा नदी को 6 नदियां जो है उसकी उप नदियां है वो भी बड़ी बड़ी है, वो आकर मिलती है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई खत्म होती है मैदान आ जाता है, वहां पर ये पंखाकृति मैदान इस प्रकार के तैयार होते हैं। क्यों, क्योंकि पानी अपने साथ काप कंकड़ लेकर चलता है। जैसे वहां पर मैदान तक वो आता है, ऊंचाई से उसकी तेजी जो होती है पानी प्रवाह की तेजी वो गति तेजी उसकी तेजी रहती है। जैसे मैदान चला आता है नीचे तो उसकी जो गति है वो कम होती जाती है। जैसे गति कम होती है तो जो काप या कंकड़ पानी अपने साथ लेकर गति से चलता है उसकी भी गति कम होती है और उधर ही वो छोड़ देता है पानी उसको। इसके लिए कंकड़ और काप के कारण ही इस प्रकार पंखाकृति मैदान ये भी एक भू स्वरूप है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये ऐसा दिखने में तो छोटा है लेकिन बहुत बड़े बड़े इस प्रकार के पंखाकृति मैदान हम लोग को देखने को मिल गया। बाढ़ के मैदान, ये गंगा नदी का जो किनारा है जो मैदान प्रदेश हम लोग अभी देख रहे होंगे ये सब बाढ़ के मैदान ही है। अभी इसके आगे है जलोढ़ शंकु उसी प्रकार का है जो पंखाकृति मैदान है, लेकिन एक ऐसे कि
कुछ पदार्थ अनुसार, जैसे कि चट्टान में या कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं। नदी का प्रवाह पहाड़ी प्रदेश से होता है और लाए गए पदार्थों से जल और शंकु मैदान प्रदेश में बनते हैं, है ना। अलग एक प्रकार का खनिज या चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं, तो ये पदार्थ बन जाते हैं। भूस्वरूप आगे का है त्रिभुज प्रदेश या डेल्टा प्रदेश। त्रिभुज प्रदेश, डेल्टा प्रदेश, ये जैसे कि जहाँ पर नदी का उद्गम हुआ है वहां से लेकर जहाँ पर नदी, जैसे देखो जितनी सारी नदियां जो है ये सब नदियां कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र को जाकर मिलती है, सागर को जाकर मिलती है ना। तो जहाँ मिलने का जो जहाँ पर मिलती है उसका तो एंड होता है ना, जहाँ से शुरू है, जैसे कि जहाँ उद्गम शुरू और जहाँ पर मिलना वो एंड, वो पानी में समा जाती है, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये त्रिभुज प्रदेश जो है वो बनता है, डेल्टा प्रदेश बनता है। कहाँ पर? मंद ढलानों के कारण नदी की गति कम होती है। मंद ढलानों के कारण नदी की गति कम होती है। नदी की वहन क्षमता कम होने से वो मंद गति से बहने लगती है। छोटी छोटी रुकावटों से भी मुड़ते हुए नदी का प्रवाह आगे जाता है। समुद्र के पास पहुंचने तक पाट अधिक चौड़ा होता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। नदी की जलोढ़ मिट्टी उसके पात्र में और किनारे प्रदेशों में संचित होती है। नदी की लंबाई, जल की मात्रा, नदी की जलोढ़ की मात्रा और भूपटल एवं नदी ढलान आदि घटक आवश्यक होते हैं। इस प्रकार जलोढ़ का संचयन होने से नदी पात्र के आसपास बाढ़ तट, बाढ़ मैदान या डेल्टा प्रदेश तैयार होते हैं। तो ये डेल्टा प्रदेश जो है इसका मैं पिक्चर तुम लोग को दिखाता हूँ। डेल्टा प्रदेश किस प्रकार तैयार होते हैं, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है वहाँ पर इस प्रकार के डेल्टा प्रदेश तैयार होते हैं, है ना। ये गोदावरी नदी का है त्रिभुज प्रदेश बना हुआ। गोदावरी नदी का उद्गम यहाँ पर महाराष्ट्र में हुआ है, त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में, और जाकर मिलती है बंगाल के उपसागर में। बच्चा आप लोगों को पता है भारत के दक्षिण भाग में पश्चिम और पूर्व साइड में समुद्र किनारा मिला हुआ है। पश्चिम में जो है, जो अभी मुंबई के बाजू में उसका नाम है अरब सागर, और पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य आते हैं ना उस साइड में है बंगाल का उपसागर। ये समुद्र भारत देश के दोनों साइड से मिले हुए और जो नदियां है इन्हीं सागर को जाकर मिलती है। तो ये गोदावरी नदी नासिक में उसका उद्गम हुआ है और पूर्व में पश्चिम के उपसागर को जाकर, बंगाल के उपसागर को जाकर मिलती है। जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर इस प्रकार डेल्टा प्रदेश यानी त्रिभुज प्रदेश तैयार होता है। नदी के प्रवाह में हमेशा चेंज होते जाना, क्योंकि जहाँ पर नदी समुद्र में जाकर समा जाती है वहाँ पर उसकी जो तेजी है, उसकी जो गति है नदी प्रवाह की, वो कम रहती है। इसके कारण वो जो कंकड़ या काप यानी मिट्टी जो साथ में लेकर चलती है वहाँ पर वो छोड़ देती है। जैसे नदी पात्र पर या नदी पात्र में वो इस प्रकार के काप या कंकड़ छोड़ेगी, वो वहाँ पर वो अपना मार्ग बदल देती है, क्योंकि वो ऊपर चला आता है, पूरा उसको जगह नहीं रहती, तो ऐसे मार्ग बदलते रहती है और इस प्रकार डेल्टा प्रदेश तैयार होता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने 3 मिनट क्या क्या पढ़ा बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में, वो थोड़ा इसमें मैं बता देता हूँ। बाह्य प्रक्रिया भाग 2 इस पाठ में जो कारक है, नदी, हिमानी, पवन, सागर की लहरें,
उसमें नदी कारक ही हम लोगों ने देखा। उसमें नदी का कार्य और भूस्वरूप और किस प्रकार की भूस्वरूप तैयार होती है वो हम लोगों ने देखी। नदी का खनन कार्य, नदी का वहन और निक्षेपण कार्य। तो बाढ़ तट और बाढ़ का मैदान, ये नदी वहन और निक्षेपण कार्य में होता है। एक मैं आप लोगों को आकृति बता रहा हूँ इसकी। बाढ़ का मैदान देखो इस प्रकार है। ये चित्र में आप लोग देखते हैं। बाढ़ का मैदान इस प्रकार है। बाढ़ का मैदान, उसके बाद बाढ़ तट है, नदी का पाट है, बाढ़ का मैदान, बाढ़ तट। ठीक है। तो अभी बच्चों जो हम लोगों ने देखा, इसमें नदी का खनन कार्य देखा, गंभीर खड़, व्याकार की घाटी, जलप्रपात, कुंभगर्त, गुपित गिरिपात, ये नदी के खनन कार्य से बने हुए भूस्वरूप देखे। इसके बाद नदी का वहन और निक्षेपण कार्य, नदी के सर्पाकार मोड़, ये भूस्वरूप है। नालाकृति झील, बाढ़ तट, बाढ़ के मैदान, पंखाकृति मैदान, जलोढ़ शंकु और डेल्टा प्रदेश, जो अभी हम लोगों ने देखा डेल्टा प्रदेश, ये भूस्वरूप तैयार बनते हैं वहन और निक्षेपण के कार्य से, है ना। वहन और संचयन कार्य से इस प्रकार के भूस्वरूप बनते हैं। भूस्वरूप के चित्र मैंने आप लोगों को बताए हैं। अभी आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग बोल सकते हो। ये देखिए, ये 5 प्रश्न है। ये 5 प्रश्न है। मेरी आवाज आ रही है? अभी हाथ ऊपर है बहुत सारे बच्चों के। हाँ चलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? कुछ प्रश्न यहाँ पर है। हेलो सर। हाँ सर परेशानी है। हाँ बोलो। पहला प्रश्न है, हेलो सर। तापमान कक्षा की पवन कार्य को, क्या मैं सर? पहले आवाज सुनो अच्छे से। जब मैं प्रश्न मेरा पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद बात करिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, उचित कथन पहचानिए। पहला प्रश्न है, तापमान कक्षा की पवन कार्य को सहायता मिलती है। तापमान कक्षा की पवन कार्य को सहायता मिलती है, ये उचित कथन है या गलत है? शहजादी, तापमान कक्षा की पवन कार्य को सहायता मिलती है। यहाँ पर हाथ ऊपर है। शहजादी, या गलत है ये प्रश्न? पहले वाला प्रश्न, तापमान कक्षा की पवन कार्य को सहायता मिलती है, सही है। सही है? सही है शहजादी खान, सही है क्या ये प्रश्न? आवाज नहीं आ रहा है। सही है, ये पहला प्रश्न जो है वो सही है। तापमान कक्षा की पवन कार्य को सहायता मिलती है और पवन कार्य कहा जाता है मरुस्थलीय प्रदेश में, है ना। दूसरा प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश में नदी का कार्य अन्य कारकों के अपेक्षा प्रभावशाली होता है, सही या गलत है? गलत। क्यों गलत है बताओ बेटा। सही क्या होगा फिर? मरुस्थलीय प्रदेश में नदी का कार्य अन्य कारकों के अपेक्षा प्रभावशाली होता है, कौन बताएगा मुझे? अक्षय यादव, हाथ ऊपर।
अक्षय यादव, आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर आपकी आवाज आ रही है, बाकी बच्चों से पूछिए जिनका हाथ ऊपर है। हाँ तो उनको पूछता तो वो बोलते ही नहीं है, यहाँ पर नाम लेके बोल रहा हूँ मैं। आकाश यादव, शिवा बीन्स, हेलो, क्या? नहीं हाँ बताओ कौन है। हाँ क्यों गलत है वो बताओ। जब बोलना चाहिए तो तब किससे बात कर रहे थे जब पढ़ रहा था मैं। हेलो सर। हाँ जब वो पढ़ा रहा था तो किससे बात हो रही थी बीच में, अभी प्रश्न पूछ रहा हो तो आवाज नहीं आ रही है। मरुस्थलीय प्रदेश में नदी का कार्य अन्य कारकों की अपेक्षा प्रभावशाली होता है। हाँ गलत है ना, क्यों गलत है बेटा। मरुस्थलीय प्रदेश में, हाँ मरुस्थलीय प्रदेश में नदी की जगह पवन का कार्य अन्य कारकों की अपेक्षा प्रभावशाली होता है, ये गलत है। ठीक है, पवन चाहिए था। चलो तीसरा प्रश्न। भूजल का कार्य मृदु चट्टानों के प्रदेश में अधिक होता है, सही है क्या। भूजल का कार्य मृदु चट्टानों के प्रदेश में अधिक होता है, ये सही है। चौथा है नदी हिमानी की अपेक्षा अधिक गति से बहती है। नदी हिमानी की अपेक्षा अधिक गति से, हिमानी यानी बर्फ इतनी तेजी से बहता है क्या, नहीं, तो नदी बहती है, ये सही। ठीक, पांचवा है मंदन, धीमी हुई गति और बहकर लाया हुआ काप, इससे नदी का निक्षेपण कार्य होता है। मंद ढलान है ना, मंद ढलान में ही पानी अपने साथ जो कंकड़ या काप है उसको छोड़ देते हैं, मतलब निक्षेपण संचयन कार्य होता है, ये सही है। इस प्रकार 7 प्रश्न हम लोगों ने देखिए। हेलो, प्रश्न कुछ पूछना है जो हम लोगों ने पढ़े अभी तक। जो समझ में नहीं आया होगा, जो समझ में नहीं आएगा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो। सर बाकी प्रश्न उत्तर। हाँ बोलो। सर बाकी प्रश्न उत्तर। सर बाकी इसके बाद भी कोई मीटिंग है? अरे बाकी प्रश्न पूरा पाठ थोड़ी पढ़ा है मैंने, खाली पहला पॉइंट ये लिया है, नदी के वहन कार्य, नदी के बारे में लिया है, बाकी तो आधे से ज्यादा बाकी है। ओके सर। है ना, बाकी पूरा पाठ नहीं हुआ है बेटा, खाली नदी और नदी को वहन कार्य देखा, खनन कार्य, बस बाकी का बाकी। लियो कैसे